कांस्य युग के अंत तक भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में प्राचीन दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली राज्य बसे हुए थे। यहाँ बड़े बड़े शहर थे, संगठित सेनाएं थीं, लेखन प्रणाली थी और व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। लेकिन 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम चरण तक आते आते इन राज्यों को जोड़ने वाली व्यवस्था कमजोर होने लगी। एक के बाद एक शहर नष्ट हो गए या छोड़ दिए गए, व्यापार टूट गया, कुछ सरकारें गिर गईं और सिर्फ कुछ दशकों में वो साम्राज्य जो लंबे समय से क्षेत्र में हावी थे, गायब हो गए। इसी उथल-पुथल के दौरान कुछ समूह जहाजों पर सवार होकर यात्रा करने लगे और तटों पर हमला किया। इतिहासकार अब इन्हें सी पीपल्स कहते हैं, जबकि उन्होंने खुद ये नाम नहीं रखा था। ये आधुनिक नाम है जो प्राचीन मिस्र के अभिलेखों में दर्ज कई समूहों के लिए प्रयोग होता है। सी पीपल्स कौन थे? वे कहां से आए थे? क्या सच में उन्होंने कांस्य युग के महान राज्यों को गिरा दिया? इसका जवाब देने से पहले समझना होगा कि जिस दुनिया पर उन्होंने हमला किया वो कितनी विशाल और जटिल थी। कांस्य युग की शुरुआत पूर्वी भूमध्य सागर में करीब 33वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई। इसका नाम हथियारों में कांसे के उपयोग के कारण पड़ा, उपकरणों और कीमती वस्तुओं के लिए भी। कांसा, तांबा और टिन को मिलाकर बनाई जाने वाली धातु है। ये दोनों धातुएं महत्वपूर्ण थीं क्योंकि एक साथ मिलना दुर्लभ था। इसी कारण राज्य व्यापार मार्गों पर निर्भर थे। धातु समुद्र व भूमि मार्गों से जाती थी, लकड़ी, अनाज, तेल, शराब, कीमती कपड़े और अन्य उत्पाद भी। कांस्य युग के उत्तरार्ध में क्षेत्र में कुछ बड़ी शक्तियां थीं। दक्षिण में मिस्र था, जो कनान के कई शहरों को भी नियंत्रित करता था। कनान वो क्षेत्र था जिसमें आज के इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया का हिस्सा शामिल था। एनातोलिया में, जो आज के तुर्की का बड़ा हिस्सा है, वहां हित्तीत साम्राज्य का शासन था। सीरिया में भी कई शहर और छोटे छोटे राज्य थे जो हित्तीतों की शक्ति को मानते थे। पूर्व में असीरिया और मेसोपोटामिया के अन्य राज्य थे। ये शक्तियां एक दूसरे से अलग थलग नहीं थीं। वे एक दूसरे को उपहार, राजकुमारियां, सैनिक, रथ, धातु और खाना भेजते थे। उनके बीच समझौते और राजनयिक पत्र भी होते थे। जब कोई क्षेत्र कमजोर होता तो कई जगहें प्रभावित होतीं और यहीं से बड़ी समस्याएं शुरू होतीं। 13वीं व शुरुआती 12वीं सदी ईसा पूर्व में इस क्षेत्र ने भारी दबाव झेला। कुछ जगहों पर सूखे और खाने की कमी के प्रमाण भी मिले हैं। युद्ध, सत्ता के लिए संघर्ष और विद्रोह भी हुए और व्यापार मार्गों का टूटना भी हुआ। वे राज्य जो आयातित अनाज और धातुओं पर निर्भर थे, वे और भी कमजोर हो गए। जब अनाज नहीं आता था तो लोग भूखे रह सकते थे। जब टिन नहीं आता था तो कांस्य के हथियार बनाना मुश्किल हो जाता था। जब राजा अपनी सेना और अधिकारियों को वेतन नहीं दे पाता तो पूरी सरकार टूट सकती है। इस कमजोरी के बीच तटीय इलाकों पर हमले बढ़ गए। सी पीपल्स की पहली स्पष्ट जानकारी फिराओ मरनेप्ता के समय लिखी गई थी। वह रामसीस द ग्रेट के बेटे थे और ईसा पूर्व 13वीं सदी के अंत में मिस्र पर शासन करते थे। लगभग 1208 ईसा पूर्व लीबिया से आई सेना ने नाइल डेल्टा के पश्चिमी हिस्से पर हमला किया। लीबियाई सेना के साथ कुछ विदेशी योद्धा भी थे, जिन्हें अभिलेखों में शेल्डन, शेकेलेश और लूका कहा गया है। इनके साथ और भी कई समूह थे। उन्हें उत्तर के प्रदेशों और विभिन्न स्थानों से आए लोग कहा गया। संभव है कि उनमें से कुछ योद्धा ऐसे थे जो नई भूमि की तलाश में थे, वहीं बाकी लोग शायद भाड़े के सैनिक या पेशेवर सिपाही थे। उन्हें मरनेप्ता की सेना ने हरा दिया। इसी कारण मिस्रवासियों ने अपनी जीत को करनाक की दीवारों पर उकेरवा दिया। यह एक विशाल मंदिर परिसर है जो वर्तमान लक्सर शहर के पास स्थित है। वास्तव में मिस्र इन समूहों में से कुछ को हमले से पहले ही जानता था। कुछ शेडेन पहले से ही मिस्र की सेना में सैनिक के रूप में काम कर रहे थे। इसका मतलब है कि सी पीपल्स अचानक एक नया देश बनकर नहीं उभरे। इसके बजाय वे विभिन्न समूहों से बने थे, जिनकी उत्पत्ति और उद्देश्य अलग अलग हो सकते थे। संभव है कि उनमें कुछ नाविक, कुछ सैनिक और कुछ शरणार्थी भी थे। परिवार और ऐसे लोग भी थे जो अधिक सुरक्षित या समृद्ध भूमि की तलाश में थे। अपनी हार के बावजूद इन समूहों में से कुछ का उल्लेख मिस्र के अभिलेखों में 30 साल से भी ज्यादा बाद भी मिलता है, और उस समय पूरा पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र और ज्यादा अशांत हो गया था। सबसे पहले गिरने वाली बड़ी शक्तियों में से एक हित्तीत साम्राज्य था, जिसकी राजधानी हत्तोसा अनातोलिया के बीचों बीच स्थित एक मजबूत शहर थी। इसमें बड़ी बड़ी दीवारें, महल, मंदिर और सरकारी इमारतें थीं। लेकिन साम्राज्य के पूरी तरह से गिरने से पहले ही ये पहले से ही भोजन की कमी, दुश्मन राज्यों, सीमाओं पर लड़ाई
और नेतृत्व की समस्याओं का सामना कर रहा था। लगभग 1200 ईसा पूर्व हत्तुसा के अहम हिस्से जलाकर छोड़ दिए गए। यह तय नहीं है कि शहर को एक ही सेना ने नष्ट किया था। संभव है कई लोगों या स्थानीय दुश्मनों ने हमला किया हो या बाहर से आक्रमण हुआ हो। इसी से हित्ती साम्राज्य की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो गई और इसके अधीन रहे पुराने शहरों को अपनी रक्षा खुद करनी पड़ी। इसी दौरान अनातोलिया के तटीय इलाकों और साइप्रस पर भी हमला हुआ। सीरिया और केनान, ये किसी एक राजा के नेतृत्व में किया गया एक बड़ा हमला नहीं था, बल्कि अलग अलग समूह बार बार वहां पहुंचकर उन पर हमला करते रहे। कुछ शहर सबसे पहले गिरे, जबकि कुछ अन्य शहर बच गए और बार बार के हमलों के बाद अंततः गिर गए। इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है उगारित। उगारित वर्तमान सीरिया के तट पर स्थित एक समृद्ध शहर था। यह स्थान मिस्र और साइप्रस के व्यापार मार्गों से जुड़ा होने के कारण महत्वपूर्ण था। उगारित अनातोलिया, मेसोपोटामिया और एशियन द्वीपों से जुड़ा था। उसका राजा हित्तीत साम्राज्य की शक्ति मानता था। उगारित भी हित्तीतों की मांग पर सैनिक और जहाज भेजता था। शहर के अंतिम दिनों में उगारित के राजा अमुरापी को साइप्रस से चेतावनी मिली। समुद्र में दुश्मन के जहाज देखे गए। उसे अपनी रक्षा मजबूत करने, सैनिक इकट्ठा करने और शहरों की रक्षा करने की सलाह दी गई। लेकिन अमुरापी के पास बचाव के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसकी सेना का बड़ा हिस्सा हित्तीतों की भूमि में था। उगारित के जहाजों को लुका के तट पर दक्षिण पश्चिम अनातोलिया में भेज दिया गया था। इसलिए जब उसके सैनिक और जहाज मौजूद नहीं थे, तभी आक्रमणकारी आ गए। अमुरापी ने अपनी एक चिट्ठी में बताया कि दुश्मनों ने उसके शहरों को जला दिया और उसकी भूमि को बर्बाद कर दिया। शुरू में बहुत कम जहाज आए थे, लेकिन ये इतने काफी थे कि उसके लगभग असुरक्षित राज्य में भारी नुकसान पहुंचा सकें। लगभग 12वीं सदी ईसा पूर्व की शुरुआत में उगारित पूरी तरह नष्ट हो गया और फिर कभी एक बड़े राज्य के रूप में नहीं उभरा। आने वाले खतरे का वर्णन करने वाले ये पत्र पुरातत्वविदों को शहर के खंडहरों में मिले। ये पत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये केवल किसी युद्ध की कहानी नहीं है जो कई सालों बाद लिखी गई हो। ये ऐसे संदेश हैं जो खुद आपदा के दौरान छोड़े गए थे। ये उन शासकों की चेतावनियां हैं जो देख रहे थे कि वे शहर, जिन्हें वे पहले सुरक्षित मानते थे, धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। लेकिन उगारिट का पतन तो बस एक बड़े संकट का हिस्सा था। जब हित्ती साम्राज्य गायब हो रहा था और सीरिया व साइप्रस के शहर जल रहे थे, कुछ सशस्त्र समूह और प्रवासी दक्षिण की ओर बढ़ते रहे, जो क्षेत्र में यात्रा कर रहे थे। जल्द ही इन समूहों में से एक ने पूर्वी भूमध्य सागर के सबसे शक्तिशाली बचे हुए साम्राज्यों में से एक का सामना किया, और वो साम्राज्य मिस्र था। जब ये समूह मिस्र की सीमा पर पहुंचे, उनके साथ सिर्फ सेना नहीं थी। मिस्रियों द्वारा उकेरी गई चित्रों में देखा जा सकता है कि उन गाड़ियों के साथ महिलाएं, बच्चे, घरेलू सामान और जानवर भी थे। ये दर्शाता है कि कई परिवार नया घर खोज रहे थे और उनके साथ लड़ने को योद्धा भी थे। फिरौन रामेसीस तृतीय समझते थे कि राजधानी में सिर्फ इंतजार करना काफी नहीं है। आक्रमणकारियों को नाइल के आसपास की समृद्ध भूमि में घुसने से पहले रोकना जरूरी था। लगभग 1170 7 ईसा पूर्व अपने शासन के 8वें वर्ष में रामसेस तृतीय ने मिस्री सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। मेडिनेट हाबू में शिलालेखों के अनुसार जमीन पर एक मुठभेड़ हुई और पानी में एक और बड़ी लड़ाई लड़ी गई। जमीन पर लड़ाई का सटीक स्थान निश्चित नहीं है। ये संभवतः कनान के दक्षिणी हिस्से या मिस्र सीमा की ओर जाने वाले रास्तों पर हुआ था। इस हिस्से में मिस्रवासियों ने तीरंदाजों, पैदल सैनिकों और युद्ध रथों का इस्तेमाल किया ताकि उत्तर से आने वाले समूहों को रोका जा सके। इसके बाद मिस्र ने नाइल डेल्टा में घुसते जहाजों का सामना किया। नाइल डेल्टा उत्तरी मिस्र का वह विस्तृत हिस्सा है जहां नाइल नदी कई शाखाओं में बंट जाती है, इससे पहले कि वो भूमध्य सागर में बहती है। मंदिर में उकेरी गई चित्रों के अनुसार मिस्र की सेना ने पानी में एक जाल तैयार किया। तीरंदाजों को तट पर तैनात किया गया, जबकि मिस्र के युद्धपोत डेल्टा के अंदर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आक्रमणकारियों के जहाज अंदर आए, मिस्र की सेना ने तट और पानी दोनों से उन पर हमला किया। तट पर मौजूद मिस्री तीरंदाजों ने तीर चलाए, जबकि मिस्र के जहाज आक्रमणकारियों के करीब पहुंच गए। नक्काशियों में जहाज पलटते, योद्धा पानी में गिरते और बंदी फिरौन के सामने लाए जाते दिखते हैं। कुछ बंदियों ने खास हेलमेट पहने हैं,
जिन पर पंख या ऊंचे सजावटी सामान हैं। मदीनेट हाबू में भी मारे गए दुश्मनों के कटे हुए हाथों को दिखाया गया है। मिस्र के सैनिक दुश्मनों की गिनती के लिए उनके हाथों का इस्तेमाल करते थे। मिस्र ने जीत पाई, लेकिन आक्रमणकारी नाइल डेल्टा पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर सके। शिलालेखों को सावधानी से पढ़ना जरूरी है। इन्हें रामसीस तृतीय को मिस्र के शक्तिशाली रक्षक दिखाने के लिए बनाया गया था। संभव है कि चित्रों और शब्दों ने जीत की सीमा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया हो, लेकिन अभिलेख इस बात का समर्थन करते हैं कि उत्तर से आए समूहों के खिलाफ बड़े युद्ध हुए थे। मिस्र में सी पीपल्स की हार का मतलब ये नहीं था कि यात्रा में शामिल सभी समूह पूरी तरह से खत्म हो गए। कुछ लोग मारे गए होंगे, अन्य लोग समुद्र में लौट गए होंगे, किसी अन्य भूमि में चले गए होंगे या कनान के तटों पर बस गए होंगे। यहीं पर उनके असली पहचान के सवाल का जवाब देना और भी मुश्किल हो जाता है। सी पीपल्स किसी देश या जाति का नाम नहीं, बल्कि मिस्रवासियों द्वारा उल्लेखित अलग अलग समूहों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आधुनिक नाम है। सभी को सीधे समुद्र से आए लोग नहीं कहा गया। अभिलेखों में नाम है पेलसेट, चेकर, डिनियन, क्वेशेट, शेकेलेश, शेरडन, लूका, टेरेश, एक्वेश। यह जरूरी नहीं कि वे सभी एक ही भाषा बोलते थे। इन समूहों की संस्कृति या उत्पत्ति समान नहीं थी। कुछ शायद भोजन, सुरक्षा, काम या नई जमीन की तलाश में ही साथ आए हों। संभव है कुछ कुशल सैनिक व नाविक बड़े समूहों में शामिल हुए हों। जब वे जिन शहरों की सेवा करते थे वे ढह रहे थे। लूका उन नामों में है जिन्हें किसी स्थान से जोड़ना आसान है। ये नाम पहले से जाना जाता है। ये नाम हित्ती व मिस्र के अभिलेखों में बड़ी आपदा से पहले दर्ज था। संभव है लूका दक्षिण पश्चिम अनातोलिया, आज के तुर्की से आए हों। अन्य समूहों की पहचान और कठिन है। कुछ शोधकर्ता शेरडेन को सार्डिनिया और शेकेलेश को सिसिली से जोड़ते हैं, जबकि अन्य एक्वेश और टेरेश का संबंध एजियन सागर व ग्रीस के आसपास के क्षेत्रों से मानते हैं। कई जोड़ियों के बारे में केवल अनुमान लगाए गए हैं। सिर्फ नामों की समानता से यह साबित नहीं होता कि कोई समूह वहीं से आया था। संभव है वे लोग पूर्वी भूमध्य सागर में अशांति के बाद ही वहां गए हों। सी पीपल्स से जुड़े सभी समूहों में से पेलसेट का सबसे स्पष्ट प्रमाण मिलता है। आमतौर पर पेलसेट को पलिश्तियों से जोड़ा जाता है। यह एक समूह था जो लौह युग की शुरुआत में कनान के दक्षिणी तट पर बसा था। उनके महत्वपूर्ण शहरों में गाजा शामिल था, अश्कलोन, अशदोद, एक्रोन और गाथ। बाद में पलिश्तियों को हिब्रू बाइबल में प्राचीन इजरायलियों के प्रतिद्वंदी कहा गया, लेकिन इन कहानियों के आने से पहले पलिश्तियों के बसे हुए शहरों की संस्कृति में पहले ही बड़ा बदलाव आ चुका था। अश्कलोन, एक्रोन और अन्य स्थानों पर खुदाई में ऐसे बर्तन मिले जिनके डिजाइन माइसीनियन सभ्यता के बर्तनों से मिलते जुलते थे। माइसीनियन वे लोग थे जो उत्तर कांस्य युग के दौरान मुख्य भूमि ग्रीस और एजियन सागर के आसपास रहते थे। मिले हुए कुछ बर्तन सिर्फ आयातित नहीं थे, इन्हें स्थानीय मिट्टी से यहीं बनाया गया था, लेकिन इनका शैली और बनाने का तरीका एशियन दुनिया में प्रचलित था। इससे पता चलता है कि कुछ लोग यहाँ आए थे जो अपने साथ बर्तन बनाने का अपना ज्ञान लाए थे। कुछ प्रकार के खाने, घर, उपकरण और धार्मिक वस्तुओं में भी समानता देखी गई है। समय के साथ ये परंपराएं वहां लंबे समय से रह रहे कैनानाइट लोगों की संस्कृति में मिल गईं। 2019 में सबूत और मजबूत हो गए जब वैज्ञानिकों ने अश्केलोन में मिले प्राचीन मानव अवशेषों से डीएनए का अध्ययन किया। आयरन एज की शुरुआत में दफनाए गए बच्चों में ऐसी आनुवांशिक वंशावली के संकेत मिले जो दक्षिणी यूरोप की आबादी से जुड़ी थी। इसने पलिश्तियों की उत्पत्ति के लिए कोई निश्चित द्वीप या देश नहीं बताया। इससे बस इतना पता चलता है कि भूमध्य सागर के दूसरी ओर की आबादी से जुड़े लोग उसी समय आए थे जब अश्केलोन में नई संस्कृति उभर रही थी। नए लोग जल्दी ही स्थानीय कनानियों में घुल मिल गए। कुछ ही पीढ़ियों के बाद डीएनए में पहले जितना बड़ा अंतर देखना मुश्किल हो गया। इससे ये और स्पष्ट हो जाता है कि पलिश्ती सिर्फ अचानक हमला करने वाली और फिर चली जाने वाली सेना नहीं थे। वे पूर्वी भूमध्य सागर की ओर बड़े प्रवासन का हिस्सा थे। इसका यह मतलब नहीं है कि सभी तथाकथित सी पीपल्स की कहानी एक जैसी थी। संभव है कि कुछ समूह अनातोलिया से आए थे, कुछ एजियन से और कुछ स्थानीय लोग भी थे जो सिर्फ तब शामिल हुए जब हालात और ज्यादा बिगड़ने लगे। जब माइसीनियन, हित्ताइट और कनानी नगर गिर रहे थे, संभव है कि सैनिकों, नाविकों,
किसानों और अपने घर व नेता खो चुके परिवारों की संख्या बढ़ गई हो। कुछ लुटेरे बन गए तो कुछ प्रवासी बन गए जो नया ठिकाना ढूंढ रहे थे। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो दोनों बन गए, अपने परिवारों के बसने के लिए जमीन पाने हेतु लड़ते हुए। इसलिए सी पीपल्स को सिर्फ एक रहस्यमय सेना के रूप में देखना काफी नहीं है जो अचानक समुद्र से आ गई थी। ज्यादा संभावना है कि वे कई समूहों का बदलता हुआ मिश्रण थे। उनमें वे लोग भी शामिल थे जो पुराने राज्यों के पतन से विस्थापित हो गए थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल बना रहता है, क्या वे वास्तव में कांस्य युग की दुनिया के पतन का कारण थे या वे सिर्फ उस समय आए जब पूरा सिस्टम पहले से ही गिरने वाला था? इसका जवाब सिर्फ हां या नहीं में नहीं दिया जा सकता। समुद्री जनों के आगमन ने कुछ शहरों के विनाश में योगदान दिया। उनके हमलों ने राज्यों के व्यापार और रक्षा को भी अस्त व्यस्त कर दिया। लेकिन वे कांस्य युग का पतन का एकमात्र कारण नहीं थे। सबसे बड़े आक्रमणों के आने से पहले ही पूर्वी भूमध्य सागर के कई राज्य कमजोर हो रहे थे। उनकी आपस में जुड़ी हुई दुनिया पर एक साथ कई तरह की समस्याएं आईं। सबसे बड़ी समस्याओं में से एक थी जलवायु परिवर्तन। प्राचीन परागकणों पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है, गाद और पेड़ों के छल्लों से पता चलता है कि पूर्वी भूमध्य सागर और अनातोलिया के कुछ हिस्सों ने भीषण सूखे का अनुभव किया। मध्य अनातोलिया में पेड़ों के छल्लों में 1198 से 1196 ईसा पूर्व के बीच एक गंभीर सूखे की अवधि देखी गई। किसी ऐसे राज्य के लिए जो कृषि पर निर्भर है, लगातार कई वर्षों तक सूखा रहना एक बहुत बड़ा खतरा है। जब बारिश कम होती है तो फसल कम होती है। जब अनाज की कमी होती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। लोग भूखे रहते हैं, सैनिक कमजोर हो जाते हैं और राजा के लिए अपने अधीन शहरों का समर्थन करना मुश्किल हो जाता है। यही अनुभव हित्ती साम्राज्य ने किया। राज्य के गिरने से पहले ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो दिखाते हैं कि उसे दूसरी जगहों पर अनाज भेजना भी पड़ता था और वहां से मंगवाना भी पड़ता था। इसका मतलब है कि अपनी ही जमीन से मिलने वाला खाना अब पर्याप्त नहीं था। खाद्य की कमी के साथ साथ हित्ती लोग भी दुश्मन राज्यों का सामना कर रहे थे। शाही परिवार के अंदर आपसी संघर्ष था और दूर दराज के इलाकों पर नियंत्रण बनाए रखने में भी समस्या थी। जब वे रास्ते टूट गए जो खाना और दूसरी सप्लाई लाते थे, साम्राज्य और कमजोर हुआ। ग्रीस की माइसीनियन दुनिया में भी समस्याएं थीं। माइसीनियन समाज बड़े बड़े महलों के इर्द गिर्द केंद्रित था। इन्हीं महलों से उत्पादन, भंडारण, कर वसूली, व्यापार और भोजन का वितरण नियंत्रित किया जाता था। यह व्यवस्था तब तक मजबूत थी जब तक फसलें अच्छी होती थीं, रास्ते सुरक्षित थे और स्थानीय समुदाय भी अनुशासित रहते थे। लेकिन ये व्यवस्था कुछ ही शक्ति केंद्रों पर बहुत ज्यादा निर्भर थी। जब कोई महल जल जाता या राजा और उसके अधिकारी चले जाते तो सिर्फ एक इमारत ही नहीं खोती थी, साथ ही वह व्यवस्था भी टूट जाती थी जो मजदूरों, सैनिकों, उत्पादों और भोजन का संगठन करती थी। कुछ माइसीनियन शहरों में ऐसे प्रमाण मिले हैं कि कुछ इमारतें जल गई थीं और सुरक्षा व्यवस्था को अचानक मजबूत किया गया था। फिर भी सभी केंद्र एक साथ नहीं गिरे। महलों का विनाश अलग अलग समय पर हुआ और इसके कारण भी अलग अलग हो सकते हैं। कुछ शहरों पर विदेशी आक्रमण हुआ हो सकता है। अन्य शहरों को स्थानीय विद्रोह, प्रतिद्वंद्वी नेताओं के बीच संघर्ष या पास के क्षेत्रों से आए समूहों के हमलों से नुकसान पहुंचा हो सकता है। कुछ शहरों में भूकंपों से नुकसान हुआ हो सकता है, पर इससे पूरे क्षेत्र का पतन पूरी तरह नहीं समझाया जा सकता। विभिन्न राज्यों के बीच संबंधों की घनिष्ठता समझना भी जरूरी है। मिस्र, अनातोलिया, कनान, साइप्रस, सीरिया और एशियन क्षेत्र दूर व्यापार मार्गों पर निर्भर थे, जिनसे अनाज, लकड़ी और तांबा लाया जाता था। टिन, तेल, शराब, कपड़ा आदि इन्हीं मार्गों से लाए जाते थे। साइप्रस तांबे का मुख्य स्रोत था, जबकि टिन दूर इलाकों से आता था। ये दोनों धातुएं कांस्य निर्माण में जरूरी थीं। किसी बंदरगाह के नष्ट होने से सिर्फ वही शहर नहीं, बल्कि अन्य साम्राज्यों की आपूर्ति भी प्रभावित होती थी। कई बंदरगाह और व्यापार केंद्र नष्ट होने पर वस्तुओं का आवागमन रुक जाता है। जब धातु नहीं होती, कम हथियार और उपकरण बन सकते हैं। खाने की कमी से भूख बढ़ती है। व्यापार बंद होने से राजाओं और व्यापारियों की आमदनी भी खत्म हो जाती है। क्योंकि पूरा सिस्टम आपस में जुड़ा है, एक जगह की समस्या जल्दी ही दूसरी जगह तक पहुंच जाती है। यह एक लंबी श्रृंखला की तरह है, जिसमें सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। जब एक के बाद एक महत्वपूर्ण बंदरगाह कमजोर पड़ते हैं, तो बाकी सिस्टम पूरे बोझ को संभाल नहीं पाता। यह समुद्री जनसमूहों की भूमिका अहम हो गई। उनके तटीय हमलों ने शायद रास्ते बंद कर दिए, जहाजों को नष्ट कर दिया
और उन शहरों पर दबाव बढ़ा दिया जो पहले से ही भोजन और सैनिकों की कमी से जूझ रहे थे। जो राज्य पहले से ही कमजोर हो रहे थे, वे और भी अधिक उबरने की क्षमता खो बैठे। फिर भी हर नष्ट हुए शहर को उनसे जोड़ना संभव नहीं है। इसके अलावा पर्याप्त सबूत भी नहीं है जो दिखाते हों कि एक ही संगठित सेना ने एक साथ माइसीनी, हातुसा, ट्रॉय, उगारिट और अन्य केंद्रों पर हमला किया था। कुछ शहरों के विनाश का समय भी अलग अलग था। कुछ पहले ही गिर गए थे, कुछ अन्य कई दशकों तक जीवित रहे। कुछ केंद्र नष्ट हो गए लेकिन फिर से बसाए गए, जबकि कुछ को हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। कुछ शहर ऐसे भी थे जो बच गए या जल्दी से अनुकूलित हो गए। हर जगह संकट का प्रभाव एक जैसा नहीं था। कुछ क्षेत्रों में महल आधारित शासन व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई। अन्य क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय पुराने राजा और अधिकारियों के बिना भी आगे बढ़े। ये दिखाता है कि कांस्य युग का पतन कोई अचानक समाप्ति नहीं थी जो एक ही साल में हुई हो। ये बदलाव का एक लंबा दौर था जो कई दशकों तक चला। ये भी संभव है कि समुद्री लोग केवल संकट का कारण ही नहीं थे, वे भी उसी पतन का नतीजा हो सकते हैं। जब कोई राज्य नष्ट होता है, बहुत से लोग अपनी नौकरी, सुरक्षा, भोजन और आवास खो देते हैं। जो पहले सैनिक थे, वे अन्य सशस्त्र समूहों में शामिल हो सकते हैं। समुद्री लोग लुटेरे या भाड़े के सैनिक बन सकते हैं। भूखी परिवारों को पलायन करना पड़ सकता है और वे नई जमीन की तलाश कर सकते हैं। जैसे जैसे वे यात्रा करते हैं, अलग अलग जगहों के लोग एक साथ आ सकते हैं। कुछ लोग एजियन, अनातोलिया, साइप्रस, कनान और भूमध्य सागर के अन्य हिस्सों से आ सकते हैं। संभव है कि कुछ समूहों ने पहले अपने ही क्षेत्र पर हमला किया हो, फिर वे दूसरों के शहरों पर हमला करने में शामिल हो गए। इसी तरह एक व्यक्ति जो अपने ही शहर के पतन का शिकार हुआ हो, वो अगले स्थान पर विनाश लाने वाले समूह का हिस्सा बन सकता है। इसलिए समुद्री लोग अपने सफर के अलग अलग चरणों में आक्रमणकारी और शरणार्थी दोनों बन सकते थे। इससे उनके हमलों से हुई क्षति मिटती नहीं है। ये केवल यह दिखाता है कि उनकी कहानी एक रहस्यमय सेना की छवि से कहीं अधिक जटिल और मानवीय है, जो केवल विनाश करने की इच्छा रखती थी। संकट के बाद पूर्वी भूमध्य सागर का स्वरूप बदल गया। हित्ती साम्राज्य एक बड़ी शक्ति के रूप में समाप्त हो गया। माइसीनियन ग्रीस में महलों की व्यवस्था ढह गई। उगारित को फिर से नहीं बसाया गया। मिस्र ने कनान में अपना अधिकांश प्रभाव खो दिया और आने वाले समय में लगातार कमजोर होता गया। असीरिया और मिस्र राज्य के रूप में जीवित रहे, लेकिन वे अपनी शक्ति की पुरानी सीमा और ताकत को बनाए नहीं रख सके। कई जगहों पर जनसंख्या कम हो गई, दूर दराज के व्यापार घट गए और कुछ लेखन तथा प्रशासनिक प्रणालियां समाप्त हो गईं। सभी लोग और संस्कृतियां पूरी तरह गायब नहीं हुईं। जीवन छोटे छोटे समुदायों में चलता रहा। बचे हुए लोगों, स्थानीय समुदायों और नए आगंतुकों से नए राज्य और पहचानें बनी। कैनान में, दक्षिण में पलिश्तियों के शहर फले फूले। उत्तर तक पर वे शहर बने रहे जिन्हें बाद में फोनीशियन दुनिया का हिस्सा माना गया। पहाड़ों में ऐसे समुदाय उभरे जिनका संबंध प्राचीन इजरायलियों से जोड़ा जाता है। एनातोलिया और सीरिया में छोटे छोटे राज्य बने जिन्होंने हित्ती परंपराएं अपनाईं। धीरे धीरे लोहे का उपयोग आम हुआ। लोहा तुरंत कांसे की जगह नहीं ले पाया, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह बेहतर धातु था। शुरुआत में इसे बनाना मुश्किल था, लेकिन लोहे का अयस्क टिन की तुलना में ढूंढना आसान था, जो कांसा बनाने के लिए जरूरी थी। एक ऐसी दुनिया में जहां दूर दराज के व्यापार मार्ग टूट चुके थे, स्थानीय रूप से आसानी से मिलने वाली सामग्री का उपयोग करना बहुत फायदेमंद था। यहीं पर विशाल महलों और आपस में गहराई से जुड़े राज्यों का एक युग समाप्त हुआ। इसी के साथ नई सभ्यताओं का निर्माण शुरू हुआ, जो लौह युग में महत्वपूर्ण बनेंगी। आखिरकार कांस्य युग की दुनिया को केवल एक ही सेना ने नहीं गिराया। इसे सूखे, भोजन की कमी, राज्यों के भीतर संघर्ष, युद्ध ने कमजोर कर दिया था। जनसंख्या का पलायन और व्यापार का टूटना भी इसमें शामिल था। जब सी पीपल्स आए, तब इस व्यवस्था के कई हिस्से पहले ही टूटने के कगार पर थे। उन्होंने अराजकता को और बढ़ाया और संभवतः कुछ शहरों को सीधे नष्ट भी किया। लेकिन वे भी शायद ऐसे लोग थे जो उस दुनिया से भाग रहे थे जो उनके पीछे पहले ही बर्बाद हो चुकी थी। कांस्य युग के पतन का असली महत्व सिर्फ ये नहीं है कि किसने किस शहर को जलाया, यह दिखाता है कि एक बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली दुनिया कितनी कमजोर हो सकती है जब भोजन, व्यापार, सरकार और सुरक्षा एक ऐसे सिस्टम पर निर्भर हो जिसमें लगातार संकटों से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी न हो। सी पीपल्स कांस्य युग के पतन का सबसे प्रसिद्ध चेहरा बन गए, लेकिन उनकी नावों के पीछे एक
और भी गहरी कहानी छुपी हुई थी। एक पूरा संसार धीरे धीरे अपनी उस व्यवस्था को जीवित रखने की क्षमता खो रहा था जिसने कभी उसे शक्ति दी थी।